नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। हम हिंदी व्याकरण को पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, बिना हिचकिचाहट, बिना गनगनाहट के और मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं साथियों। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे। जितने भी आपके हिंदी व्याकरण के जो आपके प्रकरण हैं उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे साथियों, अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले कोई भी प्रकरण हम पढ़ लिया, मान लो हमने संधि पढ़ ली या संज्ञा पढ़ लिया, तो संज्ञा जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में क्या करेंगे, उसके MCQ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं फुल डिटेल के साथ, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको सब को फोकस किया जाएगा और इतना आपको चुटकियों में ही यूं के यूं याद हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी, अगर आप अंत तक बने रहते हो, टिके रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देख लो, सबसे पहले हम आज से ही शुरू कर रहे हैं कौन सा, जो आपका हिंदी व्याकरण। तो ये मैं आपको बता दूं कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और रचना कैसी हुई है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बाकी की बातों को। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला आपका जो हिंदी शब्द है कौन सा है। ये वाला जो आपका हिंदी शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे हुई है बताओ, कैसे हुई है। ये देखो, हिंदी शब्द जो आपका है वो सिंधु शब्द से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं साथियों, आपने जितनी भी पुराने समय में कुछ न कुछ आपकी यहाँ पर सभ्यता देखी होगी और वो सभी सभ्यताएं किसके आसपास होती थी, वो आपकी नदी घाटी के आसपास होती थी। जी हाँ, नदी घाटी के आसपास होती थी। और यहाँ पर आपके क्या है, एक सिंधु नाम की एक क्या बहती थी, सिंधु नाम की एक नदी बहती थी। कौन से, किसके नाम की, सिंधु नाम की नदी बहती थी। और यहाँ पर सिंधु नाम की नदी बहती थी तो इसके आसपास इस तरह से हंसते मुस्कुराते क्या थे, लोग निवास करते थे। लोग क्या थे, निवास करते थे। जो आपके यहाँ पर क्या थे, लोग निवास करते थे। जो आपको पता ही है, जहां का पानी का जल का स्रोत होता था वहीं पर लोग पुराने समय में निवास करते थे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले पानी देखेंगे, उसके बाद में रहने का स्थान देखते हैं, है ना। हाँ, तो रहने के लिए उसे किसकी आवश्यकता है, पहले पानी की। तो आपकी जितनी भी नदी घाटी सभ्यता होती थी वो नदियों के आसपास इसीलिए बसी होती थी। और इस पर यहाँ पर आपका किस शैली का प्रभाव था, ईरानी, फारसी और पारसी शैली का इस नदी के आसपास जितने भी लोग निवास करते थे उन पर प्रभाव था, इस शैली का। और इसी शैली से वो क्या है, सह को क्या बोलते थे, सह को आपका क्या बोलते थे, है बोलते थे, है? और पै या फै को क्या बोलते थे, पै बोलते थे। और तै और थ को क्या बोलते थे, तै बोलते थे। और दै और ध को क्या बोलते थे, दे बोलते थे। ठीक है, इतनी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई होगी। इसके कारण बोलते थे, ये वाले आपके ईरानी पारसी शैली के कारण बोलते थे। इस शैली के प्रभाव के कारण ये क्या बोलते थे, सह को है बोलते थे, और पै और फै को पै बोलते थे, और तय और थ को तय बोलते थे। और इसके बाद में आपके द और ध को क्या बोलते थे, द बोलते थे। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में देखो, यहाँ पर ये वाला जो आपका सिंधु शब्द है, ये वाला जो आपका सिंधु शब्द है, यहाँ पर इसको रखो, क्या है, सिंधु है, बन गया सिंधु शब्द। अब ये वाला सिंधु शब्द है, ये वाला जो सिंधु शब्द है, यहाँ पर ये वाला देखो, इस है को ये वाले क्या बोलते थे, है बोलते थे, है बोलते थे। सह को क्या बोलते थे, है बोलते। तो है को इसको यहाँ पर रख दो, सह को क्या बोलेंगे, है बोलेंगे। और ध को ये वाले देखो, ध को क्या बोलते थे, द बोलते थे। ध को क्या बोलते थे, द बोलते। तो द यहाँ पर रख दो, यहाँ पर क्या है। अब देखो, जो जिसकी मात्राएं हैं वैसी की वैसी लगा दो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी मात्राएं कैसी है, स पर छोटी ई की मात्रा है तो है पर भी कौन सी आएगी, छोटी ई की मात्रा लगा दी। उसके बाद में क्या है, न, उसके बाद में क्या है, न, तो न का न रख दो। उसके बाद में क्या है,
यहाँ पर ध का क्या बन गया, द बन गया, तो यहाँ पर भी क्या है, द रख दिया, और ध के अंदर किसकी, छोटे वाले ऊ की मात्रा। अब कौन सा शब्द बना, हिंदू शब्द बना। अरे कौन सा शब्द बना, सिंधु से ही किसकी व्युत्पत्ति हुई है, हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर इस हिंदू आपका जो शब्द है, इस हिंदू शब्द में कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय को जोड़ा गया, और वो प्रत्यय कौन सा है, वो आपका आता है ईक प्रत्यय। ईक नहीं, ईक नहीं, ईक प्रत्यय जोड़ा गया। जैसे ही ईक प्रत्यय जोड़ा गया तो यहां पर देखो, ही का यहां पर ही, न का न, और दी और क, क्या बन गया, हिंदी बन गया। इसका क्या बन गया, हिंदू से क्या है, फिर बन गया हिंदी। और हिंदी क्या, किसको बोला जाता था, यहां पर ये वाले जो आपके लोग निवास करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये वाले जो लोग निवास करते हैं, इन लोगों को क्या बोला जाता था, हिंदी बोला जाता था। समझ में आ गई इतनी बात। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कर कर इस हिंदी शब्द में से ईक प्रत्यय को, किसको, ईक प्रत्यय का क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया। और जैसे ही ईक प्रत्यय का लोप किया गया तो कौन सा शब्द बना, हिंदी शब्द बन गया। अब देखो हिंद शब्द बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बन गया हिंद शब्द। और इस हिंद शब्द में कौन सा एक और नया प्रत्यय जोड़ा गया, और उसको क्या बोलते हैं, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय, तो इससे प्रत्यय से क्या हुआ, हिंदी बन गया। कौन सा बना, हिंदी। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और रचना इसकी क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे पूछे कि इसकी रचना कैसे हुई है, इसकी निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको झट से आंसर आपको देना है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। यहां पर कौन से थे, सिंधु, यहां पर एक नाम की एक सभ्यता थी, वहां कौन सी नदी घाटी पर थी, सिंधु घाटी नदी पर थी। और उस नदी घाटी पर होने के कारण वहां पर किसका प्रभाव था, तो ईरानी, फारसी, पारसी शैली का वहां पर प्रभाव था। प्रभाव के कारण क्या है, से को है बोलते थे, और पै फै को पै बोलते थे, तै थे को तय बोलते थे, दै धै को दय बोलते थे। और जैसे सिंधु आया, सिंधु से फिर क्या हुआ, हिंदू बना, हिंदू बन गया। और हिंदू से में एक प्रत्यय जोड़ा गया, कौन सा, जो आपका ईक प्रत्यय जोड़ा गया, तो क्या बना, हिंदी बन गया। और हिंदी से ईक प्रत्यय को फिर समय के बाद में इसमें क्या किया, लोप किया गया। और लोप करने के बाद में क्या बना, हिंदी शब्द है वो बन गया। अगर अब आपसे पूछे, अब रटने वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूं। अब देखो आपसे पूछे क्या, हिंदी, हिंदी यहां पर है, हिंदू ये वाला रहा। अब देखो सामने, एक बार सामने देख लो, सामने देखो, सामने देखो, यहां वाला ये रहा हिंदू, उसके बाद में ये रहा हिंदी। इकबाल ने एक नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा दिया था ना, इकबाल ने दिया था। अब ये आपसे पूछे कि ये हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका झट से आंसर आना चाहिए किसकी प्रभाव के, ईरानी, फारसी, पारसी शैली, तो यही हो जाएगा, ईरानी, फारसी, पारसी भाषा का क्या है, शब्द है। अब रटा तो नहीं ना आप लोगों ने, बोलो रटा तो नहीं ना, नहीं रटा, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू, हिंदी, ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, ई प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ गए। उसके बाद में देखो यहां पर चलें, तो यहां पर देखें तो हिंदी, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, अगर आपसे पूछे कौन सी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, तो कौन सी, ईरानी, या नीचे लिखना होगा कौन सी, ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है, या इसको क्या बोलते हैं, पारसी भाषा। ठीक है, भाषा का क्या है, शब्द है। समझ गए। अब हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम लोगों ने किसका देख लिया, हिंदी के बारे में देख लिया, लेकिन ये हिंदी के बारे में तो देख लिया, ये व्याकरण, इसके बारे में तो नहीं देख लिया। तो अब हम देखते हैं व्याकरण क्या चीज है। अब देखो व्हाइट वाला ले लेते हैं, यहां पर क्या है, व्याकरण, व्याकरण। अब हम इसके व्याकरण के बारे में, व्याकरण क्या है इसके बारे में। अब यहां से उसका, अगर आपका एग्जामिनर ये पूछे कि व्याकरण शब्द में कौन से उपसर्ग है, ये वाला पूछे, तो डायरेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो पहले से पढ़े हैं उनको तो पता है, लेकिन बाकी को तो पता नहीं, जानना है हमें
जड़ से जानना है, जीरो से जानना है, तो क्या होगा, इस शब्द के अंग टुकड़े करेंगे। तो ये इसकी रचना कैसे हुई है, रचना या जो आपका निर्माण है वो कैसे हुआ है इस शब्द का, तो वो कैसे हुआ है, देखो ये हुआ है विधन। व्याकरण शब्द है वो किससे मिलकर बना है, विधन आकरण, आकरण से मिलकर बना हुआ है, विधन आकरण से मिलकर बना, विधन आकरण से मिलकर बना हुआ है। और इसी में अगर मैं इसके और टुकड़े करूं, और खंड करूं, और विभाग करूं, तो ये वाला कैसे बनेगा, विधन, सॉरी ये किससे बनेगा, आधन, आधन करण से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा, आधन करण से मिलकर बनेगा। और आधन करण में अगर इसके मैं और टुकड़े कर दूं, अगर उसकी खोपड़ी घूमी हुई हो, तो कैसे करेगा, ये वाला क्रीधन अंश। अब आपसे पूछे, अब आपसे एग्जामिनर दो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से पूछेगा कि व्याकरण शब्द की रचना किससे हुई है, विधन आकरण से, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि व्याकरण शब्द में आपका मूल शब्द क्या है, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो आपके उपसर्ग है वो कितने हैं, संख्या पूछ सकता है। तो अब हम देखो, एक तो वाले ये वाला आ गया उपसर्ग, एक ये वाला आ गया, कितने आ गए, दो आ गए, कितने आ गए, दो आ गए। तो एक यह वाला पड़ा, एक दूजा ये रखा, तो उपसर्ग आपके कितने हैं यहाँ पर, दो उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या आपको बताए पूछे, तो उपसर्ग कितने हैं, दो है, उपसर्ग दो होंगे। अब आपसे पूछे मूल शब्द क्या है, इसमें से मूल शब्द क्या है, तो ये वाला क्या है, इसका मूल शब्द कौन सा है, क्री है इसमें मूल शब्द। अगर ये ऑप्शन में ना हो, तो ये वाला आपका पास ऑप्शन में कर्ण अवश्य मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है, वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछे, अब ये वाला आ गया कि अब आपसे पूछे कि इसमें कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, शब्द नहीं, ये वाले क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय आपके क्या होते हैं, शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। और शब्दांशों की संख्या कितनी होती है, शब्दांशों की संख्या दो होती है। एक तो आपका उपसर्ग आ गया, दूसरा कौन सा आता है, प्रत्यय आता है, जो किसी मूल शब्द के कहां पर जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। उसके अर्थ को क्या जुड़कर क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन या चमत्कारिता और विशेषता ला देते हैं। और यही काम किसका होता है, चमत्कारिता, परिवर्तन और विशेषता लाना, यही उपसर्ग का काम होता है। तो अब मैं आपको बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही क्या नहीं होता, जो स्वतंत्र अर्थ है वो उन दोनों का ही नहीं होता, ये किसी के अर्थ में आते हैं। क्योंकि शब्द है वो भाषा की सबसे छोटी जो आपकी सार्थक इकाई अकेली है, वो कौन सी है, शब्द है, ठीक है। तो इसीलिए शब्दांश का अर्थ नहीं होता, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, दो होते हैं। और दोनों का ही शब्दांशों का क्या नहीं होता, फिर अर्थ नहीं होता। ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहां से इसके आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया व्याकरण, अब हम देख लेते हैं व्याकरण है क्या। अगर आपसे पूछे व्याकरण है क्या, तो बताओ, आप बताओ क्या इसका आंसर दोगे। अगर ये पूछे कि क्या है व्याकरण है क्या, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा। तो व्याकरण आपका एक, जिस तरह से एक पुस्तक होती है, जिस तरह से ये देखो ये रही, जिस तरह से ये एक पुस्तक है सामने दिखाई दे रही है, उसी तरह से क्या है व्याकरण, क्या है वो, क्या है, उसी तरह से व्याकरण भी एक क्या है, पुस्तक है। उसी तरह से व्याकरण एक शास्त्र है। उसी तरह से व्याकरण, जिस तरह से आपका संविधान एक लिखा हुआ है, संविधान एक विशेष पुस्तक में लिखा हुआ है, उसी तरह से व्याकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट है, व्याकरण है क्या, व्याकरण की कौन कौन से इकाई है, कौन कौन से भाग है, ये सारी की सारी बातें उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो क्या मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लिख दूं कि व्याकरण एक पुस्तक है, तो इसमें तो गनगनाहट सनसनाहट वाली बात ही नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं लिख दूं, ये क्या है, पुस्तक है। उसके बाद में क्या है, एक मैं बोल दूं ये एक क्या है, ग्रंथ है। एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है, शास्त्र है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो अब हमें आपको पूछे कि ये व्याकरण हम पढ़ते क्यों, अध्ययन क्यों करते हैं व्याकरण का, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें इसमें से शुद्ध चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, शुद्ध चाहिए। और शुद्ध क्या क्या चाहिए हमें, इसमें से एक तो चाहिए शुद्ध लेखन, लेखन चाहिए। और उसके बाद में शुद्ध उच्चारण चाहिए,
उच्चारण चाहिए और शुद्ध ही हमें क्या करना है, प्रयोग सीखना है। तीनों चीज हमें क्या चाहिए, शुद्ध। अगर हमें व्याकरण में ये पता लगाना है कि ये जो लिखी हुई वस्तु है, वो लिखी हुई जो सामग्री है वो एकदम सही है, स्टिक है, तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें बोलना शुद्ध है, हमें पता कैसे चलेगा कि आपने शुद्ध बोला है या अशुद्ध बोला है, या पता कैसे चलेगा, ये सिर्फ आपको पता चलता है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, व्याकरण के कारण। तो हमें उच्चारण करना है शुद्ध, तो उसके से पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में प्रयोग, जो लिखी हुई बात है वो सही है, जो हमने यूज कर रहे हैं, दैनिक जीवन हो या सांसारिक कैसा भी जीवन हो, उसमें हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो वाली बात है वो एकदम शुद्ध है। तो इसका हमें किससे पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ किससे पता चलेगा, आपकी व्याकरण से पता चलेगा। देखो भी हम लिखते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में लिख लेते हैं। चलो ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है ग्रंथ या शास्त्र है या पुस्तक है, कुछ भी लिख लो, शास्त्र या पुस्तक है जिसमें जिसमें हम शुद्ध लेखन, तो लिख देते हैं शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। कौन सा, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या क्या होना चाहिए, हमें पहले क्या होना चाहिए, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान। किससे के माध्यम से मिलता है हमें, सिर्फ और किससे, इस व्याकरण के माध्यम से। इसका एक उदाहरण देखो, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया रमा खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है। उसके बाद में मैंने लिख दिया रमेश ऐसे लिख दो, रमेश खाना खाता है। चलो यहां पर और नाम लिख देते, खेलता है लिखो, रमा खेलती है, खाता खाती वो जाती हो जाती है, फिर रमा खेलती है, रमेश खेलता, रमेश क्या करता है, खेलता है। और उसके बाद में अगर मैं यहां पर लिख दूं आजाद खेलती है। अब इनमें से आप देखो, इनमें से आपको मैं बोलूं कि इनमें से आपका शुद्ध कौन सा है और आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आपको व्याकरण में एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कर्ता आएगा वैसे क्या आती है, क्रिया आती है। कर्ता के हिसाब से क्या आती है, क्रिया आती है। जैसे मान लो अगर कर्ता आपका एक वचन में है, और पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी आपकी कैसी आएगी, एक वचन और पुल्लिंग में आएगी। जैसा कर्ता आएगा वैसी क्रिया आएगी। ये दोनों बन ठन के रहते हैं एक साथ, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जैसी क्रिया वैसा कर्ता नहीं होता,
जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया आती है। ये जैसा आएगा वैसी ये क्या आएगी, क्रिया भी उसी के हिसाब से आएगी। ठीक है, अगर ये दूल्हा बनकर कर्ता आएगा तो ये दुल्हन बनकर आएगी। अगर ये फकीर बनकर भिखारी बनकर आएगा तो ये क्रिया भी क्या है, भिखारिन फकीर बनकर आएगी। ठीक है, अब समझ गए, दोनों क्या आते हैं, एक जैसे आते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो आप, अब यहां पर देखो, यहां पर आप देखो, यहां पर देखो, यहां पर कर्ता कैसा है, पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है ना, कर्ता पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है। और क्या है, रमा सॉरी, कर्ता की पुल्लिंग में थोड़ी है यार, पुल्लिंग में थोड़ी है। कर्ता कैसा है इसमें, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है। और कैसा है, एक वचन में, स्त्रीलिंग और एक वचन में है। और यहां पर क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है। और क्या है, स्त्रीलिंग में है। और क्या है, एक वचन में है। दोनों के एक जैसे हैं, ये भी स्त्रीलिंग एक वचन, ये भी स्त्रीलिंग एक वचन। ठीक है, और यहां पर देखो ये वाला कैसा है, पुल्लिंग है और एक वचन में है, एक वचन में। और यहां पर भी देखो खेलता है, पुल्लिंग में है और एक वचन में। समझ गए, दोनों एक जैसे। लेकिन आजाद क्या है, लड़के का नाम है तो पुल्लिंग में है और क्या है, एक वचन में। खेलती है तो ये किस में है, ये स्त्रीलिंग में है और एक वचन में। अब इनका तालमेल एक जैसा बैठा या ना बैठा ये बताओ आप। अब ये तो क्या है, कर्ता जैसा आता है, क्रिया वैसी आती है। आ गई यहां पर कर्ता जैसा क्रिया, लेकिन यहां पर देख कर्ता पुल्लिंग एक वचन, लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग में, इसमें स्त्रीलिंग में, इसमें स्त्रीलिंग में। तो पुल्लिंग एक वचन में करता और क्रिया किसी है, स्त्रीलिंग एक वचन में। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर कर्ता जैसा आएगा, क्रिया वैसी आएगी, वो किसके माध्यम से पता चला, सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से, आपको व्याकरण के माध्यम से हमें पता चला। ठीक है, उसके बाद में हम अब देख लेते हैं इसके व्याकरण के आगे क्या आएगा, इसके आगे वाला पंखवाड़ा, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जरा अपनी निगाहें हैं इस ब्लैक बोर्ड पर, शामपट पर टिकाए रखिएगा। तो अब हमने देख लिया था, सबसे पहले देख लिया हमें क्या, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई, उसके बाद में देख लिया आपका व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई। उसके बाद में देख, अब बताओ, मुझे आप बताओ कि हिंदी आपकी है क्या, भाषा ही है, भाषा ही है। जैसे आपकी हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, वगैरह वगैरह, फारसी है, जिस तरह से आपकी जो बंगाली है, जो जिस तरह से आपकी भाषाएं होती है, उसी तरह से हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। तो भाषा के बारे में पहले हमें पढ़ना होगा। तो देखो हिंदी क्या है, एक भाषा है। अब भाषा क्या होती है, हमें ये बताओ, भाषा क्या होती है। यह एक संप्रेषण का एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं, विचार और भाव, जो आपके जितने भी आपके मन के अंदर जो आपके विचार आते हैं, जो आपके विचार आते हैं, या जो आपके भाव आते हैं, विचार जो आपके भाव आते हैं, उसका हम अगर हमें आदान प्रदान करना हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताना हो, तो उसे बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी, इस भाषा की जरूरत। इस भाषा के बगैर हम नहीं कोई भी विचार और की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। जैसे मान लो अगर नन्ना मुन्ना बच्चा है, मान लो 6 महीने का है, 5-6 महीने का है, तो अब उसे दूध पीना है अपनी माँ से, तब ये बोलकर थोड़ी बोलता है कि मम्मा मुझे दूध चाहिए। अगर वो ये है कि वो किसी के पास नहीं जाना चाहता, या अगर मान लो उसके दर्द हो रहा है कहीं पर, तो वो ये तो थोड़ी बोलकर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। क्यों नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। भाषा का ज्ञान होता तो वो बोलकर कह पाता। आपने अगर एक सीरियल देखा होगा मोगली वाला, मोगली वाला आपने सीरियल देखा है, तो उसमें क्या होता है, वो जानवरों के साथ में वार्तालाप करता है, जिस माहौल में वह रहता है उसी की तरह वो भाषा का मतलब अधीन हो जाता है, वही उसको भाषा है वो सीख जाता है। तो अब देखो, बिना आप भाषा के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो का, नहीं। अगर आपके पास अंग्रेजी में आती है आपको, तो अपने विचारों का आदान प्रदान कौन सी भाषा में करोगे, अंग्रेजी में करो। अगर उर्दू आती है तो उर्दू में करोगे। अगर आप चाइनीज आप बोल सकते हो, जो चाइना वाले लोग हैं वो अपनी वार्तालाप देख लो किसके माध्यम से करते हैं, वो सिर्फ करते हैं चाइनीज भाषा में। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, सिर्फ यही भाषा पता है उन्हें,
कौन सी भाषा? जो चाइनीज भाषा है, वो तब वो करते हैं अपनी भाषा का आदान प्रदान उसके माध्यम से। अगर मान लो ये वाला एक व्यक्ति है, अगर ये वाला एक व्यक्ति है और ये वाला एक व्यक्ति है, ये वाला एक व्यक्ति, इन दोनों के, ये वाला एक और ये वाला एक, अगर इसको इसके अपने विचार और भाव बताने हैं, इसको और इसको इसके इसे अपना विचार और भाव बताने हैं, तो ये बोले बगैर, बोले बगैर, बोले बगैर, कहे बगैर, लिखे बगैर, संकेतों के बगैर, क्या ये दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? क्या ये दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर इन दोनों के, इसको इसके अपने विचार इसे बताने हैं और भाव है जो मन की फीलिंग है वो बतानी है और इसे इसको बताने हैं, तो आपको एक जरिया चाहिए, एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम ही क्या है? भाषा है। समझ गए? समझ गए? और जो भी आपके ये वाले जो आपके विचार और भाव है, मैं आपको बता दूं साथियों, मन के अंदर क्या होते हैं? एक तो होते हैं विचार और एक क्या होते हैं? भाव। ये वाले जो आपके विचार विचार होते हैं और क्या होते हैं? आपके भाव होते हैं। और विचार और भाव कैसे होते हैं? एक तो ये अशाब्दिक होते हैं, शाब्दिक होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? शब्द नहीं होता, अशाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक होते हैं और क्या होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं, अध्वन्यात्मक होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखो अशाब्दिक का अर्थ मतलब क्या है? अब देखो अशाब्दिक की, इसको तोड़ो पहले, इसको तोड़ो, तोड़ेगो, आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? अधन, अधन, शब्द धन, शब्द धन, इक से क्या है? ये टूटेगा। अध्वन्यात्मक में कैसे टूटेगा? अधन, ध्वनि धन, आत्मक, आत्मक, अधन, ध्वनि धन, आत्मक, इसमें ये टूटेगा। आपका उपसर्ग होता है वो नकारात्मक उपसर्ग होता है, नहीं, रहित, बिना का के अर्थ में आता है, के अर्थ में आता है, इसका अर्थ नहीं होता, के अर्थ में आता है। ठीक है, तो ये वाला किस में आते हैं? ये वाला देखो, देखो ये आते हैं बिना, इसका मतलब ये बिना, रहित और न या नहीं, जिसमें शब्द नहीं हो, जो शब्द के बिना हो, वो दोनों क्या होते हैं? भाव और विचार होते हैं। समझ गए? और जिसमें क्या नहीं हो, ए का मतलब नहीं, रहित यही होगा फिर, न और बिना। आत्मा स्वरूप, आत्मा का अर्थ क्या होता है? स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप। अब यहां पर देखो, ध्वनि का मतलब आवाज या ध्वनि से ले लेते हैं, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ वैसे क्या होता है? आवाज होता है। अब देखो साथियों, जिसमें नहीं हो, क्या? ध्वनि का स्वरूप नहीं हो, आत्मा का स्वरूप नहीं हो। जिसमें स्वरूप ना हो, जिसमें किसका? जो आपका ध्वनि का जिसमें स्वरूप ना हो, जिसमें शब्द का जिस शब्द नहीं हो, तो वो कौन से होते हैं? वो वाले ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं? भाव और विचार होते हैं। भाव और विचार कैसे होते हैं? आपसे पूछे, अशाब्दिक और अध्वन्यात्मक होते हैं। समझ गए? अब अशाब्दिक जो बंदा बोल नहीं सकता, जो आवाज नहीं निकाल सकता, जिसमें शब्द नहीं है, तो ये बताओ वो संप्रेषण कैसे करेगा? जैसे मैं अब अगर बोल रहा हूं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शब्द चाहिए और आवाज चाहिए, चाहिए ना? अगर मुझे लिखना है तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए, चाहिए ना? तो अब बताओ ये जो विचार और भाव होते हैं, बिना इस भाषा के वो कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए, हमें भाषा की आवश्यकता होगी। तो देख लो, अब इसका परिभाषा क्या होगी? अब इसकी परिभाषा लिखो, भाषा की, भाषा की परिभाषा। संप्रेषण का संप्रेषण का वह माध्यम जिसके द्वारा
हम अपने भाव या क्या हम अपने जो मन के जो हम अपने मन के अंदर मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान प्रदान उनके हम अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के रूप और माध्यम कितने होते हैं? भाषा के भाषा के भाषा के रूप या माध्यम कितने होते हैं? 2+1 बराबर कितने? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाषा के रूप और माध्यम कितने होंगे? 3 होंगे। तो सबसे पहला आपका कौन सा होता है? 2 कौन से होते हैं और 3 कौन से? तो आपके 2 रूप होते हैं वो कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप होते हैं। मुख्य रूप अगर आपसे पूछे, मुख्य रूप आपके या माध्यम पूछे भाषा के, वो कौन से कितने होते हैं? 2 होते हैं। और गौण आपका होता है जिसको अन्य रूप बोलते हैं। गौण रूप आपसे पूछे तो वो कितना होते हैं? 1 होते हैं। समझ गए? और मुख्य रूप में आपका कौन सा चलता है? एक तो आपका मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और कौन सी होती है? एक होती है आपकी लिखित भाषा, लिखित भाषा। अब आपसे पूछे कितने होते हैं? तो आपके होते हैं 2। और गौण रूप में आपका कौन सा होता है? गौण रूप में सांकेतिक रूप होता है। कौन सा होता है? सांकेतिक रूप होता है। वो कितना होता है? 1 होता है। संकेत आपके कभी भी क्या नहीं होते? निश्चित नहीं होते। संकेत आपके क्या है? निश्चित होते ही नहीं है। संकेत आपके निश्चित नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं, आपकी जो सबसे छोटी जो इकाई है, मौखिक इकाई है, वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है ध्वनि। ध्वनि से आप जैसे भी आप बोलना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या? आवाज आती है। आवाज आती है ना, तो सबसे छोटी आपकी इकाई कौन सी होगी? वो आपकी ध्वनि होगी। अगर आप सबसे छोटी ऐसी मैं बोल दूं कि आपको सबसे छोटे क्या होते हैं जो लिखना है आपको, तो वो आपके वर्ण होते हैं। वर्ण से छोटा कुछ नहीं होता। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपने क लिखा है तो इससे छोटा क्या होगा? इससे छोटा क्या होगा? वर्ण है आपके, व्यंजन है आपके, वर्ण है। तो ये वाले इससे छोटा क्या होगा? कुछ नहीं होता। इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो मौखिक रूप आपका होता है, मौखिक भाषा होती है। उस मौखिक भाषा है वो कौन सी होती है? वो आती है ध्वनि। और यहाँ पर क्या लिखित में क्या आती है? वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो उसका आंसर क्या आएगा? वर्ण आएगा। संकेत कभी निश्चित होते ही नहीं। तो इसका अगले स्लाइड पर चलते हैं और इसमें लिख लेते हैं भाषा के जो आपके मुख्य रूप देखे थे। भाषा के मुख्य भाषा के मुख्य भाषा के मुख्य रूप कितने थे? 2 थे। 2 ही देखे थे। तो दो में से आपको जो आपका है, 2 में से पहला कौन सा था? पहला आपका था मौखिक। मौखिक को यहाँ पर लिख दो। ना पतला कैसे हो गया रे? लिख दो मौखिक।
मौखिक रूप है। उसके बाद में कौन सा था? लिखित रूप। लिखित रूप। यहां से सारी आपकी जो परिभाषाएं वो यहां से निकलेगी। देखो, मौखिक रूप में आपका भाषा की सबसे छोटी जो आपकी मौखिक इकाई होती है वो कौन सी होती है? ध्वनि। ध्वनि होगी। और भाषा की सबसे छोटी आपकी लिखित इकाई कौन सी होती है? कौन सी होती है? वर्ण होती है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी छोटी मौखिक इकाई। अगर आपका एग्जामिनर है ये पूछे कि मौखिक इकाई कौन सी है, तो इकाई को आपका आंसर देना है। इकाई कौन सी है? तो उसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा? इट्स क्लियर। उसके बाद में आपका एग्जामिनर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा, मैंने बताया था कौन सा रे? हाँ जी हाँ, सही पकड़े। कौन सा? वर्ण होगा। वर्ण होगा। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? तो साथियों ये बताओ, आपको ये यहां तक की क्लास कैसी लगी? इसी तरह के आगे की जानकारी है, इससे आगे की जानकारी वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में और उसके बाद में जो आपके जितने भी टोटल प्रकरण है उसके बारे में हम कल अध्ययन करने वाले हैं। इसके आगे की जानकारी क्या है हम कल अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना नहीं है आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो भी एक बार देख लेते हैं। पहले हमने देखने की कोशिश की क्या कि हिंदी क्या क्या है और व्याकरण क्या है। इन दोनों में अंतर देख लिया। अंतर देख लिया, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है। उसके बाद में आप हमने आगे बढ़े और हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है और ये भी देख लिया, ये भी देखा। उसके बाद में व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये वाली बात देख ली। उसमें प्रत्यय कितने हैं, प्रत्यय है या नहीं है, उसमें उपसर्ग कितने हैं, ये वाली बात देख ली। उसके बाद में आगे बढ़े, व्याकरण है वो है क्या, ग्रंथ है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, ये वाली बात भी हमने देख ली। उसे क्यों करते हैं व्याकरण का अध्ययन, ये वाली भी बात देख ली। उसके बाद में हम आगे बढ़े, भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा होती क्या है, इसमें होता है भाव और विचार क्या होते हैं और उसके बाद में कैसे मिलकर बना है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाषा की परिभाषा देख ली और इसके अंग देख लिए थे, जो आपके जो माध्यम होते हैं, रूप होते हैं वो भी देख लिए थे, इसके भाग होते हैं वो भी देख लिए थे। कितने होते हैं? 2+1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद में मौखिक और लिखित में आपको जो यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है कि भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो कौन सी है। मौखिक आपकी हो जाएगी ध्वनि और लिखित आपकी हो जाएगी वर्ण। आपको यहां तक की ये क्लास कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए साथियों, जरूर बताना है। आपसे फिर मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ, सेम टाइम सेम जगह। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।